अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नया सब्जेक्ट लेके आपके सामने आए हैं और सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। अच्छा जी, ये क्लास हमारी जो चल रही है इसमें हम बेसिकली कवर करेंगे, वैसे तो जनरल प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे और अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट आपको बिल्कुल शुरू से लेके समझाएंगे। लेकिन जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम ओ लेवल्स अकाउंट्स को जो है वो इसमें कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और इसमें आपकी तैयारी भी करा देंगे इस तरह की कि आप ओ लेवल्स अकाउंट्स के पेपर में अच्छे मार्क्स उठा सकें। तो आज की असल में जो क्लास है उसका मकसद है कि एक्चुअली अकाउंटिंग होती क्या है। ऐसे बच्चे जिन्होंने ये लफ्ज़ कई दफ़ा सुना या ये सब्जेक्ट कई दफ़ा देखा, ये क्लास उन लोगों को इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए की जा रही है। तो भाई अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग को आप आसानी से अगर समझना चाहें तो अकाउंटिंग हिसाब किताब के वो तरीक़े हैं। अकाउंटिंग हिसाब किताब के वो तरीक़े हैं जो इंसान ने साल हर साल यहाँ तक के सदियों के तजर्बात करते हुए उनसे सीखा कि एक हिसाब किताब कैसे रखना चाहिए। सदियों से इंसान सीख रहा है ना, इंसान सदियों से कारोबार कर रहा है। इंसान तो आप ये कहें कि सदियों से भी ज़्यादा अरसे से कारोबार कर रहा है। तो इतने जब से इंसान है तब से इंसान कोई ना कोई कारोबार कर रहा है। तो जब से इंसान कारोबार कर रहा है तब से वो ये भी सीखता जा रहा है कि कारोबार को का हिसाब किताब रखना कारोबार के जितना अहम है। जितना अहम कारोबार करना है उतना ही अहम कारोबार का हिसाब किताब रखना है। तो हिसाब किताब रखने के कुछ तरीक़े इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता वज़ा किए। अब वो तरीक़े जो इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता वज़ा किए उसके अंदर एक वक्त ऐसा आया कि दुनिया में मुख्तलिफ़ मुल्क मुख्तलिफ़ तरीक़े से अकाउंटिंग करते थे, हिसाब किताब करते थे। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये हुआ कि ज़फ़्फ़ार भाई की एक कंपनी थी जर्मनी में, दूसरी कंपनी थी इंडिया में। अब इंडियन कंपनी ने जो हिसाब किताब अपनी जर्मन कंपनी को भेजा तो जर्मन कंपनी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या भेजा। जर्मन कंपनी ने अमेरिकन कंपनी को जो हिसाब किताब भेजा उनको कुछ समझ नहीं आया कि आपने क्या भेज दिया। क्योंकि ऑल्दो के हिसाब किताब के तरीक़े जर्मनी के ही बहुत अच्छे थे और इंडिया के ही बहुत अच्छे थे और यूनाइटेड स्टेट्स के ही बहुत अच्छे थे, लेकिन उनमें कोई ऐसे प्रिंसिपल्स एग्रीड अपॉन नहीं थे जिनसे समझा जा सकता होता कि यहाँ पे क्या बात कही गई, क्यों कही गई, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या हिसाब किताब है, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब दुनिया ग्लोबल विलेज बनती चली गई, एक ऐसी कंपनीज बहुत सारी होती चली गई जिनमें से एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कोई ना कोई ऐसे रिलेशनशिप रखने थे कि वो मल्टीनेशनल्स थी, उन्हीं की सब्सिडियरी थी, उनके साथ फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स थे उनके। तो ऐसी सूरत में ऐसे उसूलों की ज़रूरत पड़ी कि जो जर्मनी वाला अकाउंटिंग करे, हिसाब किताब करे, वो भी उन्हीं प्रिंसिपल्स पे अकाउंटिंग या फाइनेंस करे, हिसाब किताब करे जो प्रिंसिपल्स इंडिया में फॉलो होते हों या जो प्रिंसिपल्स यूएस में फॉलो होते हों या जो प्रिंसिपल्स किसी भी दूसरे मुल्क में फॉलो हो रहे हों। तो आपको पता है कि दुनिया ग्लोबल विलेज कब ज़्यादा बनना शुरू हुई? आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस जब बनी थी और पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों ने मिलकर एक तंजीम बनाई थी, उसके बाद दुनिया ज़्यादा करीब आना शुरू हो गई थी एक दूसरे के, कि एक से ज़्यादा मुल्कों में मेरे वेंचर्स हैं। जंगें होना बहुत कम हो गई थी उसके बाद से, आपस के इख्तिलाफ़ात काफ़ी हद तक रिजॉल्व करने की कोशिश की गई थी। तो उसी के बाद लोगों ने फ़ैसला किया दो चीज़ों में, एक अकाउंटिंग के अंदर फ़ैसला किया कि कुछ ऐसी अकाउंटिंग बनाई जाए, कुछ ऐसे उसूल बनाए जाएं जो हम सब एक जैसे फॉलो कर रहे हों। तो अमेरिका में जाओ तब भी वहाँ पे वही हिसाब किताब देखने को मिले, और जैसे ही तुम चाइना में आओ तो वही हिसाब किताब देख रहे हो, जब तुम जर्मनी चले जाओ तो वही हिसाब किताब पे नज़र पड़े, जब तुम जापान चले जाओ तो वही हिसाब किताब पे नज़र पड़े। तो ये बड़ी अमेजिंग बात थी, क्योंकि इवन इंजीनियरिंग तक ऐसी है, मैथमेटिक्स तक ऐसी है कि जो कंट्रीज़ के अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क है। रशिया के अंदर जिस तरह से मैथमेटिक्स समझी पढ़ी जाती है उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क है जो यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ी जाती है।
किसी दर्जे में, कम से कम सीखने सिखाने के लेवल पे तो फ़र्क है ही। लेकिन अकाउंटिंग में ये बड़ी अमेजिंग बात है कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी पैदा हो गई इस बात की कि हाँ, ये कारोबारी बंदा है ना, कारोबारी बंदा अपना काम निकलवा लेता है। पूरी दुनिया में कारोबारी लोग इस बात पे एग्री करवा लेते हैं लोगों को कि भाई हमारा काम सीधा होना चाहिए, अच्छा निकलना चाहिए, कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बन जाएं, ऐसे कानून बन जाएं जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो, और सब पूरी दुनिया उसी तरीके से अपनी हिसाब किताब को मेंशन नोट करना शुरू कर दे। तो इसको एक्चुअली गैप कहा जाता है, जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और इन्हीं की बुनियाद पे अकाउंटिंग फिर आप लोगों को सिखाई जाएगी। अभी मज़ीद इसके ऊपर मज़ीद कुछ कवानीन बनते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अकाउंटिंग में पूरी दुनिया ने सदियों से अपने तजुर्बात से क्या सीखा कि अच्छा हिसाब किताब रखना है तो कैसे होता है, अच्छा हिसाब किताब और बिल्कुल करेक्ट हिसाब किताब, उसमें कोई गलती ना हो, जो कि आपको बड़े ज़बरदस्त सा डेटा निकाल के दे दे कि आपका कारोबार कैसा जा रहा है, वो हिसाब किताब कैसे होता है। उसके लिए इन्होंने कहा कि पहले तो आप ये याद कर लें बस कि अकाउंटिंग में ना 5 एंटिटीज़ होती हैं। ये 5 बहन भाई की कहानी है, 5 बहन भाई की कहानी है बस ये 5 बहन भाई की कहानी आपकी ओ लेवल से शुरू होगी। यही 5 बहन भाई ए लेवल्स, यही 5 बहन भाई बैचलर्स, यही 5 बहन भाई मास्टर्स, यही 5 बहन भाई आप PhD तक कर लें। अकाउंटिंग में इन 5 बहन भाई के अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए अकाउंटिंग एक दफ़ा समझ में अच्छी तरह से आ गई ना, फिर अकाउंटिंग लाइफ टाइम बहुत ईजी लगेगी। आप अगर बेस ही नहीं बन सकी, समझ में ही नहीं आई कहना क्या चाह रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको सारी उम्र इससे ट्रबल रहेगा कि पता नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो जुगाड़े हैं। जुगाड़ समझते हैं ना, जुगाड़ का कोई बेसिक कोई उसके पीछे फैक्ट नहीं होता, कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं होता, लेकिन तजर्बे से सीखा होता है हमने कि ऐसे कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। अकाउंटिंग की जड़ में सबसे पहली जो जड़ है ना, उसी में एक जुगाड़ पड़ी हुई है। उसी वजह से बच्चों को मुश्किल होती है। अगर वो समझ जाए ना एक दफ़ा कि भाई ये कोई उसूल नहीं था, ये कोई कानून नहीं था, ये एक जुगाड़ थी और इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा था हमें, तो जब ये बात समझ में आ जाती है उसके बाद उनको हमेशा के लिए अकाउंटिंग हलवा लगने लगती है। ओह इतनी आसान है तो, और वो जुगाड़ ही समझ में नहीं आए तो हमेशा के लिए मुश्किल लगती है। पता नहीं यहाँ पे ये डेबिट करना था कि क्रेडिट करना था, कि डेबिट करना था कि क्रेडिट करना था, फंस जाते हैं। तो पहले तो हम 5 बहन भाइयों का तज़किरा करते हैं। वो 5 बहन भाई क्या हैं? उनमें से एक है एसेट, एसेट नहीं एसेट। दूसरी है लायबिलिटी, तीसरा है एक्सपेंस, चौथा है रेवेन्यू, और पांचवा है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स का लफ्ज़ हटा भी दें तब भी चलेगा, ओनर्स इक्विटी। बस अकाउंटिंग ख़त्म हो गई। अगर इन 5 को समझ लें और इन 5 के साथ एक एक किरदार समझ लें, एक जुगाड़ समझ लें जिसको कहते हैं डेबिट और क्रेडिट, आपकी अकाउंटिंग आज पहली क्लास में शुरू होकर पहली क्लास में ख़त्म हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है। दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई माशरे में इन्होंने, एक टर्म का नाम था डेबिट, एक टर्म का नाम था क्रेडिट। लेकिन इसके नाम का मतलब समझने की अभी आप कोशिश मत करिएगा, इसको इंग्लिश की टर्म ही मत समझिएगा। ये समझिए ये चाइनीज़ है, फ्रेंच है, जर्मन है, कोई और लैंग्वेज है। फ़िलहाल इसका मतलब समझने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इसका मतलब समझने में ही गड़बड़ होती है बच्चों से, क्योंकि यही है वो जुगाड़ जिसकी मैं बात कर रहा था। ये लॉजिक से ज़्यादा जुगाड़ पे बेस्ड है। अच्छा जी, पहले बात करते हैं एसेट क्या होती है। एसेट कोई भी जायदाद होती है, मसलन कैश, मसलन बैंक में रखे हुए पैसे। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी उधार होती है जो हमको वापस करना होता है किसी को भी। एक्सपेंस क्या होता है?
एक्सपेंस वो खर्चा होता है जो बिजनेस चलाने के लिए हम कर रहे होते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू वो पैसा होता है जो कोई चीज़ बेच के हमें वसूल होता है, ठीक है, चाहे वो हम चीज़ बेचें या हम अपनी सर्विसेज बेचें। जिस तरह का कारोबार है हमारा, बेच कर हासिल होने वाला पैसा, ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता। एक चीज़ मैंने 10 की खरीदी, 12 की बेच दी, मेरा रेवेन्यू कितना है? 12 है, 2 नहीं है, 2 तो मेरा प्रॉफिट है। तो रेवेन्यू वो है जो आ रहा है पैसा, एक्सपेंस वो है जो खर्च कर रहे हैं बिजनेस के ऊपर, और ओनर्स इक्विटी वो पैसे हैं जो कारोबार ने मालिक को देने हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कारोबार शुरू किया 10 लाख रुपए से, ये तो 10,000 हो गए, 10 लाख के लिए तो 6 ज़ीरो होंगे, अब सही है। मैंने कारोबार शुरू किया 10 लाख रुपए, अब बिजनेस ने मुझे 10 लाख रुपए वापस करने हैं क्योंकि मैंने पैसा लगाया 10 लाख रुपए। इस पैसे को जो कारोबार करने वाला लगाता है ओनर्स इक्विटी कहते हैं। ये बढ़ता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। जब बिजनेस कारोबार से प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट कमाने की वजह से ओनर्स इक्विटी बढ़ जाती है। प्रॉफिट किसका हक है? ओनर्स का हक है। और प्रॉफिट कमाएगा फिर ओनर्स इक्विटी और बढ़ जाएगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं कि यहीं पे रहेगी, ठीक है। साल के आखिर में अगर हिसाब किताब करता है कोई कारोबार तो साल के आखिर में बढ़ेगी, कोई महीने का कारोबार करता है तो महीने के महीने बढ़ेगी। जो इंटरेस्टिंग डिस्कशन इसमें थी वो ये थी कि हम अपने पास नोट करते हैं तो एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं डबल एंट्री। क्या कहते हैं? डबल एंट्री। डबल एंट्री का मतलब ये है कि कारोबार में होने वाली किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के नतीजे में इनमें से कोई ना कोई 2 मूव करेंगे, या यूं कह लें कि कोई एक भी मूव करेगा तो 2 दफा करेगा। एक चीज रिकॉर्ड करने के लिए 2 लाइनें लिखी जाएंगी, कोई भी एक बात रिकॉर्ड करने के लिए 2 लाइनें लिखी जाएंगी। तजर्बे से सीखा हमने, ये कोई कानून नहीं है। अब तो खैर जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बन गए हैं, अब तो मतलब कानून भी बन गया एक तरह से, लेकिन असल में कोई कानून कुदरत नहीं था कि ऐसा ही करोगे तो ठीक होगा, और भी तरीके से ठीक हो सकता था। लेकिन दुनिया ने तजर्बे से सीखा कि सबसे आसान और बेहतर तरीका यही है, ठीक है। वो क्या है कि जब भी कभी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी उसकी डबल एंट्री होगी। डबल एंट्री का मतलब क्या है? हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसमें से क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या चीज़ कम हो रही है। वो चीज़ इन 5 में से कोई एक होगी। अब मैं डायरेक्ट आता हूँ मिसाल के ऊपर। देखिए भाई अरूज बाजी, आप मुझे बताइएगा कि इस मिसाल में क्या चीज़ बढ़ी, क्या चीज़ कम हुई। अरूश ने इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए एज कैश इन बिजनेस। इसमें वो 2 क्या चीजें जो टच अपॉन हो रही हैं इनमें से? अरूश ने इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए कैश बिजनेस में, तो इसमें वो 2 चीजें जो टच हो रही हैं वो ये हो रही हैं, एक तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है, एसेट बढ़ रही है बिजनेस की, और दूसरा ओनर इक्विटी बढ़ रही है, ओनर ने 1 लाख रुपए जमा करा दिए। 2 चीजें टच हुई इसमें, ओनर इक्विटी और कैश टच हुआ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इस कैश से बिजनेस ने क्या किया? अच्छा, उरूज तो मालिक है लेकिन बिजनेस हम अलग रखते हैं, ये मालिकाना है, ये कारोबार है। अच्छा जी, कारोबार ने इस 1 लाख रुपए से क्या किया? कारोबार ने इस 1 लाख रुपए से कॉपियाँ ख़रीद ली 1 लाख रुपए की, नहीं 50,000 रुपए की। तो हम लिखेंगे परचेज्ड बुक्स ऑफ 50,000। ये कारोबार स्टेशनरी का कारोबार करती हैं, 50,000 की किताबें खरीद ली इन्होंने। अब इसमें क्या 2 चीज़ें टच हो रही हैं? एक्सपेंस से हमारा खर्चा है, दूसरी क्या चीज़ टच हो रही है? इधर हमारा खर्चा बढ़ रहा है, रेवेन्यू तभी कैसे बढ़ेगा, बेची थोड़ी है, खरीदी है। इधर मेरा खर्चा बढ़ रहा है, उधर मेरे पास कैश भी तो कम हो रहा है, तो खर्चा बढ़ा, कैश कम हुआ, 2 चीज़ें टच अपॉन हो गई। खर्चे को भी टच कर लिया हमने, कैश को भी टच कर लिया। फिर मैंने क्या किया? मैंने इन 50,000 की कॉपियों में से आधी कॉपियां बेची 40,000 की।
तो सोल्ड बुक्स ऑफ 40,000। अब 40,000 रुपये का जब किताबें बेची तो उसमें क्या दो चीज़ें टच अपॉन होंगी? बेचने से रेवेन्यू आएगा और बेचने से कैश आएगा। नहीं, अभी नहीं बढ़ेगी। ओनर्स इक्विटी आखिर में जाके बढ़ाएंगे, जब इस सारे में से निकालेंगे प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। अभी यहाँ से पता नहीं कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। जब प्रॉफिट निकलेगा तो प्रॉफिट निकल के ओनर्स इक्विटी में जाएगा, अभी नहीं पता। अभी ओनर्स इक्विटी तब बढ़ेगी जब ओनर पैसा इन्वेस्ट करेगा। फिर जब कारोबार के इस महीने का आखिर आएगा, साल का आखिर आएगा, उसको हम हिसाब लगाएंगे, प्रॉफिट होगा तो ओनर्स इक्विटी में डलेगा, नहीं होगा तो ओनर्स इक्विटी से कट जाएगा, नुकसान हो गया भाई। ठीक है, अब इसकी आखिरी बात, आखिरी स्लाइड समझ लें कि हमारी बात इंट्रोडक्शन की कंप्लीट हो गई। मैंने बताया कि एक्चुअली जुगाड़ जो है वो है डेबिट क्रेडिट के साथ, कि जब एसेट में से कोई भी चीज़ बढ़ती है, अकाउंटिंग करते वक्त हमारे पास ना ऐसे दो कॉलम्स होते हैं। हमारे पास अकाउंटिंग में दो कॉलम्स होते हैं। यहाँ हम चीज़ लिखते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। यहाँ पे लिखा होता है डेबिट और यहाँ पे लिखा होता है क्रेडिट। अकाउंटिंग में जब भी एसेट बढ़ती है तो एसेट को डेबिट किया जाता है, और एसेट कम होती है तो एसेट को क्रेडिट किया जाता है। नाम पे नहीं जाइएगा कि इसका नाम क्रेडिट है तो इसका मतलब ये होता होगा, नाम पे नहीं जाइएगा। जैसे कि एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। बस इसीलिए तो मैं यही तो समझा रहा था, इसकी लॉजिक पे मत जाइएगा फिलहाल, आगे जाके पता चल जाएगी। फिलहाल बस आपको ये याद हो गया ना, इसको आपने दिमाग को इस उलझन से निकाल दिया। बस ये वन एंड ओनली उलझन है अकाउंटिंग की। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है। इसकी लॉजिक भी बताऊंगा मैं आपको बाद में, लेकिन फिलहाल आगे चलते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। ओनर्स इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। तीसरी चीज, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है। तो 2 भाई और 3 बहनें, ठीक है। और ये बस सिर्फ आपको एक नज़र देखना है, याद करना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको अपने बच्चों के नाम याद करने के लिए कितना वक्त लगता है? सारी उम्र बच्चे का नाम पुकारते पुकारते गुजर जाती है ना, इसलिए नाम याद नहीं करना पड़ता। सारी अकाउंटिंग में हर वक्त सिर्फ यही करना होगा, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, फलाना डेबिट, तो आपको ये याद हो जाएगा। इस पर कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं कैसे याद करूँगा, कैसे याद करूँगा, कैसे याद करूँगा। सिर्फ करना ही हर वक्त ये होता है कि क्या डेबिट होगा तो क्या क्रेडिट होगा, क्या डेबिट होगा तो क्या क्रेडिट होगा। तो आपको समझ लें 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब याद हो जाता है। इतनी दफ़ा आप इसको सॉल्व करते हैं, इतनी दफ़ा सॉल्व करते हैं, 1 हफ्ते में याद हो जाता है आपको सब कुछ। तो ये ही था जहाँ लोग फंस जाते हैं। अब मैं उस सवाल पे वापस आता हूँ कि असल में एक अकाउंटिंग करने वाला क्या कर रहा होता है, कैसे करता है। पहला सवाल था, उरूश ने इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए, अकाउंटिंग में ये कैसे लिखा जाता है? ये देखिए, यहाँ लिखी जाती है डेट, यहाँ पर्टिकुलर्स, अच्छा कुछ और भी लिखे जाते हैं कॉलम में, फ़िलहाल आपके आने के लिए उन कॉलम्स को मैं माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा था डेबिट, डेबिट को डीआर लिखते हैं। डीआर क्यों लिखते हैं? मर्जी, अकाउंटेंट की मर्जी थी, जिसने पहली दफ़ा बनाया था। बहुत लोगों ने लॉजिक देने की कोशिश की, ये डेबिटर्स से निकला है, कोई लॉजिक नहीं। मैं बताता रहा हूँ कि अकाउंटिंग जो है ना, खातेदारों के कुछ हिसाब किताब के स्टाइल से ऐसा ऐसा डेवलप हुई है, तो इसमें इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत ही नहीं कि डीआर क्यों है, ये डीबी क्यों नहीं है, भाई ये डीआर है। और क्रेडिट को क्या लिखते हैं? सीआर। बस ये याद कर लें ऐसे, ये बनता है अकाउंटिंग का खाता। 1 जनवरी को
अरूश ने क्या किया था, इन्वेस्ट किए थे 1 लाख रुपए, तो क्या लिखेंगे, अरूश इक्विटी इन्वेस्टेड। ये टर्म आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अरूश इक्विटी को यहाँ पे मैंने इन्वेस्टेड लिखी, अरूश इक्विटी बढ़ी है। इक्विटी बढ़ती है तो क्या होती है, ये देखें, हर दफ़ा आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये कार्ड मैं आपको पकड़ा दूंगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। इक्विटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ज़रा मैं इक्विटी को बढ़ने पे क्रेडिट कर दूं, कितने लाख से। अच्छा, जब कोई चीज़ क्रेडिट होगी तो कोई चीज़ डेबिट भी होगी। जो डबल एंट्री जो है वो क्या थी कि कोई दो चीज़ें कम अज़ कम होंगी, तो जितनी अमाउंट क्रेडिट पे आएगी उतनी अमाउंट डेबिट पे भी आएगी। अब ज़रा बताइए क्या चीज़ बढ़ी थी इसकी वजह से, जब इसने हमें पैसे दिए थे तो हमारे पास कैश बढ़ गया था, याद है, एसेट में कैश बढ़ गया था। और जब कैश बढ़ता है तो क्या होता है, खुद ब खुद देखें अगला डेबिट हमें मिल गया। जब यहाँ से हमें क्रेडिट मिला, हम तलाश कर रहे थे डेबिट क्या होगा, तो हमें डेबिट मिल गया। बस इस कन्वेंशन का हम ख्याल रखते हैं, हम इस कन्वेंशन का ख्याल रखते हैं कि डेबिट वाली टर्म पहले और क्रेडिट वाली टर्म बाद में रखते हैं। तो हम लिखेंगे कैश डेबिट 100,000 और अरूश इक्विटी क्रेडिट 100,000, ये भी 1 जनवरी। ये डेबिट होके बढ़ा, ये क्रेडिट होके बढ़ा, ये डेबिट होने की वजह से बढ़ गया, ये क्रेडिट होने की वजह से बढ़ गया। लेकिन इस पर ज़्यादा सोचना नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो है वो सिर्फ एंट्रीज पास करते जाएं चार्ट देख देख के, और थोड़े ही दिन में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कब डेबिट करना था, कब क्रेडिट करना था, क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या चीज़ कम हो रही है। इसको हम बस रैप अप करते हैं। इंट्रोडक्शन की पार्ट 1 थी ये अपनी, जो हमने 2-3 एंट्रीज की थी उसकी बुनियाद पे। इसके बाद हमने क्या किया था, उरूश ने इन्वेस्ट कर दिए थे पैसे, फिर क्या हुआ था, फिर हमने ख़रीदा था सामान। तो जब सामान ख़रीदा था तो क्या चीज़ डेबिट हुई होगी, खर्चा बढ़ा है हमारा। खर्चा बढ़ने से खर्चे को डेबिट करते थे कि क्रेडिट करते थे, देखिए ज़रा, खर्चा बढ़ने पे क्या करते थे, उसको डेबिट। और दूसरी हमारी एसेट कम हुई थी, एसेट कम होने पे उसको क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। तो बस हमने क्या किया, इसको कहते हैं परचेजेस। परचेजेस की हमने बुक्स की, फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 की, उससे कैश क्या हो गया हमारा, कम हो गया 50,000 से। ये लेट्स सपोज 10 जनवरी को हुआ। तीसरी एंट्री में कर देता हूँ फटाफट, तीसरी एंट्री में कर देता हूँ फटाफट कि हमने बेचा था कुछ, है ना। तो जब कोई चीज़ बेचते हैं तो रेवेन्यू क्रेडिट होता है, और जब पैसा आता है तो पैसा डेबिट होता है, कैश या एसेट है। तो पैसा आया 40,000 से, और उसकी वजह क्या थी, सेल्स हुई थी 40,000 की, ठीक है। ये 12 जनवरी को फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो समझ लें, अगर मैं आपको ये समझा पाता हूँ और इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ और आपकी इस पर थोड़ी सी ग्रिप हो जाती है, सवाल क्या आएंगे, सवाल आएगा यही, एक लिस्ट होगी, पहली तारीख को उरूश ने पैसे इन्वेस्ट किए, दूसरी तारीख को खर्च किया, 5वीं तारीख को ये खर्च किया, 6ठी तारीख को ये पैसे आए, ये बेचा, ये ख़रीदा, ये बेचा, ये ख़रीदा। इसकी एंट्रीज दिखा दें, ऐसे ही दिखानी होंगी। तो इस पे आपकी ग्रिप आ गई, आपको अकाउंटिंग आ गई। और ये अकाउंटिंग एक दफ़ा आपको आ गई तो यही अकाउंटिंग है जो कि आपको पूरी लाइफ में जहाँ तक आप जाएंगे यही अकाउंटिंग मिलेगी। उसके बाद जो हायर लेवल पे है ना, वो टेक्निक सिखाते हैं आपको कि इस डेटा की मदद से ये कैसे बताएंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस तो नहीं हो गया, ओनर्स इक्विटी आखिर में कितनी बड़ी थी, जो चीज़ें हमने एसेट्स ली हुई थी, एसेट्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, उनकी वैल्यू कम करके दिखानी पड़ेगी हर साल हमें। ये सारी डिटेल्स हैं जो कि हम आगे करेंगे, लेकिन हर सूरत में यही डबल एंट्रीज़ हैं, यही है बस अकाउंटिंग, ठीक है। तो होपफुली मैं आपको फर्स्ट लेसन में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे पाया, एक हवा था जो कि आपको क्लियर किया कि अकाउंटिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है डबल एंट्री सिस्टम। और 5 बहन भाई, 2 भाई 3 बहनें,
और उनका बिहेवियर कि जब वो बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, कि बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कब क्या होता है, ये आपको प्रैक्टिस करवा करवा के मैं इंशाल्लाह 1 से 2 क्लासेस लगेंगी, खाली 1 से 2 क्लासेस लगेंगी और आपको ये पूरा का पूरा अजबर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।